आज हम थोड़ी गहराई में जा रहे हैं ये समझने के लिए कि चीन वैश्विक ऑटो उत्पादन को किस हद तक मतलब कितना कंट्रोल कर सकता है। हमारे पास चीन का वैश्विक ऑटो उत्पादन पर नियंत्रण नाम के लेख से कुछ जानकारी है और हमारा मकसद है ये समझना कि चीन की पकड़ इस सेक्टर में इतनी मजबूत क्यों है, खास करके वो जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं आरईईज और मैग्नेट्स के मामले में, और इसका दुनिया भर की ऑटो इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ रहा है। तो सवाल यही है कि क्या चीन सच में मतलब क्या वो दुनिया भर की कार फैक्ट्रियों को ठप कर सकता है। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। शुरुआत हाल की घटनाओं से करें। अप्रैल 2025 में चीन ने कुछ भारी आरईईज के एक्सपोर्ट पर पाबंदियां लगाईं। इसका असर तो फौरन दिखा, है ना? हाँ बिल्कुल, असर काफी तेज था। यूरोप में कुछ ऑटो प्लांट्स को तो टेम्परेरीली बंद भी करना पड़ा और फोर्ड ने भी अपनी एक्सप्लोरर एसयूवी लाइन का प्रोडक्शन रोक दिया था। और ये इतना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि दुनिया की लगभग 90% आरईई सप्लाई, अब सोचिए 90%। हाँ, और 90% से भी ज्यादा आरई मैग्नेट का उत्पादन चीन ही कंट्रोल करता है। बाप रे। और ये मैग्नेट इलेक्ट्रिक गाड़ियों मतलब ईवीज की मोटर्स और बैटरी के लिए तो बहुत अहम हैं ही, पर साथ ही छोटी चीजों जैसे विंडशील्ड वाइपर और पावर स्टीयरिंग में भी लगते हैं। अच्छा, ये सिर्फ ईवीज तक ही सीमित नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अप्रैल में जब चीन ने वो एक कह सकते हैं थोड़ी जटिल एक्सपोर्ट लाइसेंस प्रक्रिया लागू की, हाँ। तो इन जरूरी मैग्नेट्स का एक्सपोर्ट करीब करीब आधा रह गया। आधा? हाँ। और रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक सिर्फ 25% लाइसेंस एप्लीकेशंस को ही मंजूरी मिली है। ओह, तो इससे तो फिर प्रोडक्शन में दिक्कत आनी थी। बिल्कुल, इससे ग्लोबल लेवल पर प्रोडक्शन में एक गंभीर रुकावट का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि वो सप्लाई चेन अचानक से रुक सी गई। अच्छा, तो ये सिर्फ सप्लाई की कमी का ही मामला नहीं लगता, इसमें शायद कुछ और भी है, कोई और एंगल। हाँ, इसमें एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी है, मतलब भूराजनीतिक पहलू जिसे कह सकते हैं। इन एक्सपोर्ट प्रतिबंधों को अमेरिका के साथ जो ट्रेड टेंशन चल रही है उसमें चीन के एक दाव की तरह देखा जा रहा है। अच्छा, मतलब ये कोई नई चाल नहीं है? हाँ, मतलब ये पहली बार नहीं हुआ है। आपको याद होगा 2010 में भी चीन ने जापान के साथ एक विवाद के दौरान आरईएस के एक्सपोर्ट को लिमिट करके इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। हाँ हाँ, मुझे याद है वो मामला। अभी हाल में अमेरिका और चीन के अधिकारियों के बीच कुछ बातचीत हुई है, जिसके बाद कुछ लिमिटेड लाइसेंस जारी तो हुए हैं, लेकिन प्रोसेस अभी भी बहुत धीमा है और अनिश्चितता तो बनी हुई है। और ऑटो इंडस्ट्री इन रुकावटों के लिए इतनी वल्नरेबल मतलब इतनी संवेदनशील क्यों साबित हुई? क्या उनकी कोई तैयारी नहीं थी? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। इसकी एक बड़ी वजह है ऑटो इंडस्ट्री का जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग मॉडल पर बहुत ज्यादा निर्भर होना। जस्ट इन टाइम? हाँ, इस मॉडल में कंपनियां कॉस्ट कम रखने के चक्कर में बहुत ज्यादा इन्वेंट्री या स्टॉक नहीं रखती। अच्छा। तो जैसे ही चीन से सप्लाई रुकी, उनके पास जो भी स्टॉक था वो कुछ ही हफ्तों में खत्म हो गया। अरे बाप रे, बस कुछ हफ्ते? जी। अब BMW और मर्सिडीज बेंज जैसी कंपनियां वो बेशक दूसरे सोर्स ढूंढ रही हैं या स्टॉक बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन चीन के बाहर आरईई और मैग्नेट का प्रोडक्शन अभी इतना कम है कि वो बड़े पैमाने की जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। कई विकल्प तो अभी लैब में ही हैं। तो ये JIT मॉडल जो एफिशिएंसी के लिए इतना फायदेमंद माना जाता था, वही अब एक तरह से बड़ी कमजोरी बन गया है। लेकिन क्या चीन के पास ऑटो मार्केट को प्रभावित करने के लिए सिर्फ आरईईज का ही एक हथियार है या कुछ और भी है? ये एक बहुत अहम सवाल है। देखिए, आरईईज के अलावा चीन की अपनी जो विशाल ऑटो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, हाँ, वो तो बहुत बड़ी है। हाँ, वो भी उसे मार्केट पर एक अलग तरह का कंट्रोल देती है। 2024 में ग्लोबल गाड़ी प्रोडक्शन में चीन की हिस्सेदारी करीब 32% थी, 32%। जी, तो ये उसे एक तरह की दोहरी ताकत देता है। एक तरफ तो वो जरूरी कच्चा माल जैसे आरईईज की सप्लाई रोक सकता है, और दूसरी तरफ वो अपने विशाल उत्पादन का इस्तेमाल करके कम लागत वाली गाड़ियां बाजार में उतार सकता है या सप्लाई चेन में दूसरे तरीकों से हेरफेर करके बाकी कॉम्पिटिटर्स पर दबाव बना सकता है। समझ गई, मतलब एक तरह की दो तरफा रणनीति है ये। बिल्कुल। तो आरईईज कंट्रोल और ये विशाल प्रोडक्शन क्षमता मिलकर चीन को काफी मजबूत स्थिति में ला देते हैं। इसका कोई तोड़ निकाला जा रहा है? कोई उपाय? कोशिशें तो हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं। जैसे BMW ने कुछ ईवीज के लिए बिना मैग्नेट वाली मोटरें भी बनाई हैं। अच्छा। लेकिन उनमें भी दूसरे पार्ट्स के लिए आरईईज की जरूरत तो पड़ती ही है। तो चीन पर निर्भरता कम करने के लिए आरई फ्री टेक्नोलॉजी बनाना या फिर ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका जैसे देशों में नए सप्लायर्स तैयार करना, ये सब लंबे समय के समाधान है। इसमें तो टाइम लगेगा। हाँ, बहुत। जैसे वो न्यूकॉप का नेब्रास्का प्रोजेक्ट है, उसके 2028 से पहले शुरू होने की उम्मीद नहीं है। और रिसाइकलिंग या फिर
वो गहरे समुद्र में माइनिंग जैसी पहले भी चल रही हैं, पर वो अभी जो इतनी भारी डिमांड है उसे पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है कि आरईईज पर चीन का दबदबा, उसकी ट्रेड स्ट्रैटेजी और ग्लोबल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की वो जस्ट इन टाइम जैसी व्यवस्थाओं पर निर्भरता, ये सब मिलकर चीन को प्रोडक्शन को गंभीर रूप से प्रभावित करने की क्षमता देते हैं। हाँ, काफ़ी हद तक तो यही तस्वीर है। और जैसे हमने बात की, ऑटोमेकर्स कोशिश तो कर रहे हैं सप्लाई चेन में डाइवर्सिफिकेशन लाने की, नई टेक्नोलॉजी बनाने की, डिप्लोमेटिक हल निकालने की, लेकिन इन सब में समय लगेगा। हाँ, ये रातों रात तो नहीं होगा। बिल्कुल। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि इस पूरे खेल में चीन के लिए भी रिस्क हैं। अगर वो बहुत लंबे समय तक प्रतिबंध लगाता है तो उसकी अपनी इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि वो खुद भी एक्सपोर्ट पर काफी निर्भर है। हाँ, ये बात भी सही है। तो शायद पूरी दुनिया का ऑटो प्रोडक्शन एकदम ठप कर देना उसके लिए भी मुमकिन या फायदेमंद न हो, लेकिन हाँ, गंभीर रुकावटें पैदा करने और अपनी शर्तों पर नेगोशिएट करने की ताकत उसके पास जरूर है। सिचुएशन अभी भी काफी कह सकते हैं वॉलेटाइल है, मतलब उतार चढ़ाव वाली है। ये वाकई एक बहुत ही जटिल स्थिति है। आज की इस बातचीत के बाद सोचने के लिए एक बात ये जरूर उठती है कि अगर ये रुकावटें, ये डिसरप्शंस लंबे समय तक बनी रहती हैं तो इसका असर सिर्फ कारों की कीमत और उनकी अवेलेबिलिटी पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि ये ग्लोबल ट्रेड रिलेशन और टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, मतलब तकनीकी आत्मनिर्भरता की पूरी तस्वीर को भविष्य में किस तरह से बदल सकता है, सोचने वाली बात है।